हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो अपवाह तंत्र के बारे में आज देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। आज हम इसका सेकंड पार्ट के बारे में देखेंगे कि हमें कहाँ से इसको देखना था। तो हमें देखनी थी हिमालय नदियाँ, यानी हिमालय की नदियाँ हमें देखनी थी। तो एक बार आप मैप देख लीजिए इधर से। और कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा है 6 से 10 तक का एनसीईआरटी का, उसको जाके देख लीजिए। साइंस और साइंस के मैंने आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर करवाए हुए हैं, टेस्ट करवाए हुए हैं। तो उसको भी जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा प्ले लिस्ट नहीं है तो आपको सर्च करनी नहीं पड़ेगी। 5-7 प्ले लिस्ट हैं तो आराम से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके अलावा 6 से 10 तक का अगर आपने भूगोल नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिए। मैंने काफ़ी विस्तार से पूरा भूगोल पढ़ाया हुआ है और ये आपका क्लास 11 का चल रहा है। इसको हम जल्दी से समाप्त कर लेंगे। और इसके अलावा 6 से आपका 8 तक का 6-7-8 क्लास का आपका मैथ भी हो चुका है। तो उसको भी जाके आप लोग कवर कर लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं। तो 1 मिनट के लिए आप देखिए हिमालय नदियाँ, यानी अब हिमालयी नदियाँ कौन कहलाएंगी। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उनको हम क्या नाम देंगे? हिमालय की नदियाँ। ठीक है। तो अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहली बात तो अगर हम जो नदियों की आपकी द्रोणी हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक तो होती हैं आपकी हिमालय की नदियाँ और दूसरी होती हैं आपकी प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। ठीक है, जिसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। तो फिर से अगर हिमालय की नदियों को हम 2 तरफ बांट देते हैं तो देखिए क्या क्या होगा। एक होगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा क्या बटेगा आपका बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली है आपकी हिमालय की कौन कौन सी 2 बड़ी बड़ी द्रोणी है, क्योंकि हमें इसमें ओनली 3 नदियों के बारे में पढ़ना है। आप इतनी सारी नदी जरूर देख रहे हैं, यमुना शारदा, ये सारी जो भी आपकी झेलम चनाव रावी जो भी आपको दिख रही हैं, कोसी सिंधु कैन सोन और जो भी आपकी दिख रही हैं, ये सारी नदियाँ हमें नहीं पढ़नी है। हमें 3 नदियाँ पढ़नी है। कौन कौन सी? तो एक पढ़ेंगे हम सिंधु नदी, दूसरी क्या पढ़ेंगे हम गंगा नदी, और तीसरी कौन सी पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ये 3 नदी की द्रोणी पढ़ेंगे तो इन्हीं द्रोणी में सारी नदी तंत्र आ जाते हैं। यानी अगर हम गंगा का तंत्र पढ़ेंगे तो जितनी भी गंगा की सहायक नदियाँ आपको इतने इतने में दिख रही हैं, इस सारी नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप सिंधु नदी के बारे में देखते हैं तो देखिए सिंधु नदी में हम क्या क्या देखेंगे। तो सिंधु नदी की पूरी द्रोणी जो है आपका जो भी इसका अपवाह तंत्र है, यानी जो भी इससे सिंचित है, जितना भी इसकी सहायक नदियां हैं, सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अब आप ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ऐसा ही हम ब्रह्मपुत्र में करेंगे। यानी अगर हम 3 नदियां पढ़ते हैं तो हिमालय की हमारी सारी नदियां कवर हो जाएंगी। 3 द्रोणी हैं, बड़ी बड़ी हैं, मुख्य आपकी यहीं पढ़ी जाती है। तो चलिए अब आपने देख लिया कि हमें कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ना है और हिमालय नदियां हमें पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे। अब हमें कहाँ से देखना था चैप्टर को, उसको थोड़ा देखते हैं। तो देखिए क्या है, हम इधर पे देखेंगे हिमालय की नदियां, यानी हिमालयी अपवाह है। चलिए इसको देख लीजिए। हिमालय अपवाह तंत्र जो है आपका भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। वो 1-2 दिन में तो हिमालय बन नहीं गया होगा कि आप 5 दिन पहले या 5 साल पहले उधर गए थे, उधर आपको हिमालय नहीं दिख रहा था और आज आप उधर गए तो आपको हिमालय दिख पड़ा। ठीक है, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि 2 दिन में जैसा पेड़ उग जाता है वैसा हिमालय उग गया। तो क्या है, इतिहास की एक लंबे समय का दौर है, यानी लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात है जब हिमालय का विकास हुआ, हिमालय बन के आया आपका। इसमें मुख्यतः कौन कौन सी नदी है? तो गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो देखिए मुख्य विशेषता मैं इसकी बता दूं कि जो गंगा है हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा विस्तार इसी का है। ठीक है, लेकिन अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र बताई जाती है। अब चलिए इसको थोड़ा, सॉरी ब्रह्मपुत्र नहीं, आपकी सिंधु नदी सबसे लंबी नदी बताई जाती है। लेकिन आपकी पूर्णतः कौन सी नदी अधिकतर फैली हुई है इंडिया में? वो है आपकी गंगा। और फिर देखिए जो सिंधु नदी है आपकी, ये क्या करती है कि तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकलने के बाद जम्मू कश्मीर में जाती है, जम्मू कश्मीर से तीखा मोड़ लेके पाकिस्तान में चली जाती है, यानी ये अधिकतर भाग पाकिस्तान का सिंचित करती है। ठीक है, और अगर आप ब्रह्मपुत्र की बात करें तो जो है हिमालय पर्वत के समांतर चली आती है और हिमालय पर्वत के समांतर तिब्बत में चली आती है, चीन में बहती है। तिब्बत या चीन जो भी आप बोल दें, क्योंकि जो तिब्बत है वो चीन का ही हिस्सा है। ठीक है, तो अगर ये ब्रह्मपुत्र आपकी चली आएगी, 1 मिनट के लिए मैं आपको मैप भी दिखा दूंगी। जैसे ही आती है फिर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, जो हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उससे तीखा मोड़ लेती है, गार्ड बनाती है और उससे अंदर
आ जाती है। उससे अंदर आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अधिकतर असम में बहती है पूरी तरीके से, ठीक है, फिर जाके बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जाने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब 1 मिनट के लिए आप लोग इसको देख लीजिए, जो मैंने आपको से बताया है, आप इसको 1 मिनट के लिए मैप से देख लीजिए, क्योंकि जो हमारी भूगोल है इसको मैप से ही देखना पड़ता है। देखिए इधर पे ये रही हमारी गंगा, गंगा को अगर आप देखें तो अधिकतर इंडिया में बह रखी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र का उद्गम है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का सांगपो बोला जाता है इसको, तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि सांगपो बोला जाता है। अब सांगपो नदी क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश से हमारे इंडिया में आती है, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं और ब्रह्मपुत्र रख देते हैं, और ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या होता है, इसका फिर से नाम चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम जमुना रख दिया जाता है, फिर आगे जाके गिर जाती है उसमें आपकी बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद देखिए इधर से ही आपकी कौन सी निकलती है, सिंधु, ठीक है। अब सिंधु इधर से आपकी निकलती है इस प्रकार से, जम्मू कश्मीर में एंट्री मारी, अब इधर से तीखा मोड़ लेके क्या करती है, इस प्रकार से पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये रही आपकी 3 नदियां। अब एक एक करके डिटेल से हम इन नदियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको देखिएगा, इधर से हमने देखा था कि 3 हमें प्रमुख द्रोणियों के बारे में पढ़ना है, यानी 3 बड़े बड़े अपवाह तंत्र हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ की नदियाँ 12मासी हैं। गौर करिएगा कि यहाँ की नदियाँ 12मासी हैं। 12मासी का होता है जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीने पानी रहे। तो जो हमारी हिमालय की नदियाँ होती हैं वो 12 महीने वाली नदियाँ आपकी होती हैं, यानी ये नदियाँ कभी नहीं सूखती हैं। अगर आप रीजन बोले कि क्यों नहीं सूखती हैं, ठीक है, क्यों नहीं सूखती हैं, तो देखिए 12मासी क्यों होती हैं, क्योंकि हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आपकी मौसमी नदियाँ नहीं होती हैं कि आपका जून जुलाई का मानसून आया और नदियाँ आ गई, ठीक है। जो आपकी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं, जो प्रायद्वीप भारत की, वो आपकी मानसूनी नदियां होती हैं, यानी मानसून के आने पर ही वो नदियां आती हैं, बल्कि उनका पानी बहुत कम मात्रा में रह जाता है नदियों में। तो ये जो है आपकी नदियां ग्लेशियर पर डिपेंड करती हैं। जैसे ही हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से बर्फ पिघलती है, नदियां निकलती हैं, ठीक है। अब वो जो आपकी बर्फ है वो तो आपकी हमेशा पिघलेगी और हमेशा जमेगी उधर पे, ठीक है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो आपकी एक दिन जमी एक दिन नहीं जमी, ऐसा कुछ नहीं है, जम जाती है, पिघलती रहती है। जैसे ही थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, ठीक है, तो वो पिघलने लगती है और जमती भी रहती है। तो इसलिए क्या होता है, ग्लेशियर से निकलने के कारण नदियां आपकी 12मासी होती हैं, ठीक है। इतनी चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये बर्फ पिघलने और बर्षण दोनों पर निर्भर करती है। तो इसमें क्या होता है कि जब बारिश का मौसम नहीं होता है, जैसे मानसून की अगर मैं बात करूं तो जून जुलाई अगस्त सितंबर आपका मानसून रहता है, ठीक है। तो 4 महीने में क्या होता है, जब ये 4 महीने में बरसात होती रहती है तो इसकी पानी का विस्तार होता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे देखिए पहले इतना था, अब पानी का विस्तार इतना हो जाएगा, ठीक है। और वैसे इसका पानी सूखता नहीं है, लेकिन इसका विस्तार कम ज़्यादा होता रहता है। जब बर्फ का पानी भी मिल जाए, उसको बरसात का पानी भी मिल जाए, तो विस्तार नदियों का ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बनते हैं, यानी बाढ़ आने लगती है उधर पे। जब पानी ज्यादा होगा नदियों में तो क्या है, स्थल पे आएगा तो जान माल का खतरा होगा। आगे देखिए ये नदियां क्या करती हैं, गहरे महाखंड यानी गहरे गड्ढों का निर्माण करती हैं, यानी इसको हम गार्ज या जॉर्ज कहते हैं, ठीक है, उनसे गुजरती हैं। यानी क्या होता है, जैसे तीव्र मोड़ इस प्रकार से लेती है ना पहाड़ी क्षेत्र से इन्होंने जैसे ही इस प्रकार से तीव्र मोड़ लिया तो इनकी गति जो होती है तेज हो जाती है। अब गति तेज होने के कारण क्या होती है, गड्ढा कर देती है उधर पे, तो उसी को हम कहते हैं महाखंड या फिर गार्ज या फिर जॉर्ज, ठीक है। आगे देखिए, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। देखिए अगर कोई मान लीजिए समतल मैदान है, अब इस पे आप पाइप से पानी डालते जा रहे, एक समय क्या आएगा, उधर पे गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इधर पे गड्ढा हो गया यानी उधर की जो मिट्टी थी वो हट गई, तो वो जो मिट्टी हटेगी उस क्रिया को हम कहते हैं अपर्दन की क्रिया, ठीक है। अब जो वो मिट्टी हटी है बहाकर कहीं जाएगी नाले से और कहीं पे जाके रुक जाएगी, रुकेगी कि नहीं रुकेगी, बिल्कुल रुकेगी। तो जहाँ पर रुक जाती है वो मिट्टी तो उसको हम कहते हैं निक्षेपण की क्रिया, यानी अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया नदियों में चलती रहती है, ठीक है। तो अपर्दन की क्रिया कब तक रहती है, जब उनका बहाव तेज होता है, और निक्षेपण की क्रिया कब मिलेगी आपको, जहां उनका बहाव रुक जाता है। जैसे डेल्टा बनाती हैं, बड़े बड़े पत्थर छोड़ती है, फिर छोटी बालू, फिर पूरा अपना जो भी उसमें रहता है, डेल्टा बनाते बनाते बिल्कुल से छोड़ देती हैं, इसके बाद ही समुद्र में गिरती हैं। तो अब पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, ये अपर्दन की क्रिया करती हैं। अपर्दन यानी तोड़ देती हैं, ठीक है, पहाड़ों को तोड़ देती हैं, मिट्टी को ले जाती हैं साथ में, ठीक है। तो अपर्दन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, गड्ढे बनाती हैं। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में बी आकार की घाटियां बनाती हैं। देखिए इधर पर बी आकार की घाटियां पर्वतीय क्षेत्र में,
ये रही ढलान, इस प्रकार से चली आ रही, ठीक है, इस प्रकार से नदी चली आ रही इस प्रकार से। तो ये क्या करेगी, जब खड़ी ढलान से पानी गिरेगा तो ये जो पानी गिरेगा ये सीधा जाके इस पॉइंट पे लगेगा। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार से बी आकार की घाटियां बनती जाती हैं, एकदम गहरी गहरी घाटियां बनेगी, ठीक है, बी आकार की घाटियां बनती हैं, पर्वतीय क्षेत्र में ही बनती हैं, ठीक है। इसके बाद क्षिप्र कहाँ है, जलप्रपात यानी झरना, जब ऊंचाई से पानी गिरेगा तो झरना तो बनेंगे ही, ठीक है। अब इस चीज को आप लोग गौर करिएगा, पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से आकृतियां बना के निकलती हैं। तो एक तो बनाती हैं गार्ज, इसको याद रखेगा, या महाखंड या जॉर्ज, इसके 3 नाम है। बी आकार, एग्जाम में पूछा जाता है कि नदियां बी आकार की घाटियां अपनी किस अवस्था में बनाती हैं, समतल मैदान की अवस्था में, या समुद्र में गिरने से पहले, या फिर पर्वतीय क्षेत्र में। तो याद रखिएगा पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, कौन कौन सी बना के निकलती हैं। तो देखिए कौन कौन सी आकृति बनाती हैं, गार्ज, बी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रका और जलप्रपात। इसके बाद देखिए मैदान में निक्षेपणात्मक यानी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। निक्षेपणात्मक से क्या मतलब है कि निक्षेप करना, यानी जो भी चीज वो लिए रहती हैं साथ में उसका निक्षेप करती हैं, यानी उसको छोड़ती जाती हैं धीरे धीरे। जैसे ही नदी का जो बहाव है वो कम होगा तो बड़े बड़े पत्थर वो नहीं ले जा पाएगी तो उसको छोड़ेगी, फिर और बहाव कम हुआ तो फिर उससे छोटा पत्थर नहीं ले जा पाएगी, उसको छोड़ देगी। जब बिल्कुल से उसका बहाव रुक जाएगा तो बिल्कुल से पतली पतली मिट्टी भी नहीं ले जा पाती है, और वहाँ पे बनते हैं हमारे डेल्टा, जहाँ पे छोड़ देती है। और डेल्टा कहाँ बनते हैं, आपके तटीय क्षेत्र में बनते हैं। और जैसे ही डेल्टा बना के बिल्कुल सबको छोड़ देती है तो पानी कहाँ पे चला जाता है, समुद्र में गिर जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, कौन सी आकृति बनेंगी कहाँ पे, मैदानों में निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। जैसे देखिए कौन कौन सी हैं मैदान में, देखिए क्या क्या बनेगा आपका। तो देखिए समतल घाटियां बनेगी, ठीक है, समतल घाटियां बनेगी, गोखुर झीलें बनेगी। झीलें बन जाती हैं, 1 मिनट के लिए आप रुकिए, मैं बताऊंगी आपको कि झीलें कैसी बनती हैं। बाढ़कृत मैदान बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका कि यहाँ पर बाढ़कृत मैदान बन जाते हैं। गुम्फित वाहिकाएं यानी गुफाओं की तरह वाहिकाएं बनती हैं। नदी के मुहाने पर डेल्टा बनते हैं, यानी नदी जैसे ही गिरने वाली होती है उसको कहते हैं नदी का मुहाना। गिरने वाली का मतलब क्या है, मौके बल नहीं गिरेगी नदी, बल्कि कहाँ पे गिरती है, समुद्र में गिरती है, ठीक है। जैसे वो गिरने वाली होती है तो नदी पे मुहाना, उसको कहते हैं नदी का मुहाना। वहाँ पे क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है। हिमालयी क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इसमें सर्पाकार मार्ग बहने की प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती है कैसा रास्ता बन जाता है इनका, सर्पाकार। देखिए इधर पे इस प्रकार से चलेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे, इस प्रकार से। अब 1 मिनट की आप लोग गौर करिए कि मैंने क्या किया, इस प्रकार से मैंने इसको चलाया और ये क्या है, इस प्रकार से चलने लगेगी। यानी ये रास्ता अपना जो है इधर से इसका रास्ता कट जाएगा, और ये रास्ता कट जाएगा तो इस प्रकार से जल का बन गया, क्या बन गया, इधर पे देखिए 1 मिनट के लिए बन गया आपका इतना। इसको कहते हैं गोखुर झील या चाप झील। गोखुर झील या चाप झील इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये नदियों के द्वारा ही बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है, तो ये कहाँ बनाई जाती है, समतल मैदानों में बनाई जाती है। सर्पाकार आकार के कारण ये नदी क्या होती है, उसमें सर्पाकार आकार के कारण एकदम से इस प्रकार से मिल जाती है और ये अपना रास्ता यहीं से बना लेती है और इस भाग को काट के अलग कर देती है। तो ये चाप टाइप का होता है आपका, इस प्रकार से चाप टाइप का। तो इसको हम चाप झील भी बोल देते हैं या फिर हम इसको गोखुर झील भी बोल देते हैं। तो ये गोखुर झीलें आपकी काफ़ी देखने को मिलती है। बाढ़कृत मैदान बनते हैं। बाढ़कृत मैदान देखिए किस प्रकार से बनते हैं, और जैसे आपका सर्पाकार से मतलब है आपका सर्प यानी सांप के तरह से लहरा के चलती हैं नदियाँ। कहाँ पे, समतल मैदानों में। आपने सांप को चलते देखा होगा, वो इस प्रकार से चलता है, ठीक है, इस प्रकार से चलता है। गेम में देखा होगा आपने, अगर रियल में ना देखा हो तो सांप आपका कुछ इसी प्रकार से चलता है। कभी भी आपने इस प्रकार से उसको चलते नहीं देखा होगा कि इस प्रकार से चल रहा है। क्यों, क्योंकि वो उससे अपनी गति ही तेज नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे ही वो सर्पाकार मोड़ लेता है ना, मतलब ऐसे लहरा के चलता है ना, ऐसे लहरा के, तो उसकी जो गति होती है सांप की बहुत तेज हो जाती है चलने में, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, नदियां भी इसी प्रकार से चलती हैं ताकि उनकी गति तेज रहे, क्योंकि समतल मैदान है। और समतल मैदान में क्या होता है, एकदम सपाट तरीके से मैदान है, ढलान होती नहीं है उधर पे। इस प्रकार से रहा आपका जैसे समतल मैदान, तो ढलान होगी नहीं। अब ढलान नहीं होगी तो पानी कैसे चलेगा, अब पानी नहीं चलेगा तो रुक जाएगा, ठीक है, वहां पे बाढ़ की स्थिति बनेगी। इसीलिए सर्पाकार मोड़ लेने के कारण नदियों का पानी बहता रहता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आपके कैसे बनते हैं। ये रहा हमारा क्षेत्र, इतना नदी का क्षेत्र रहा कि यहाँ पे पानी पानी चलता जा रहा है, चल रहा है पानी। अब इसमें क्या हुआ, जून जुलाई का मौसम आया, जुलाई का मौसम आया, ठीक है। यूपी में जो है
जुलाई में ही मानसून आपका हिट करता है। ठीक है, तो मान लीजिए जुलाई का मौसम आया। अब जुलाई के मौसम में क्या होगा कि पानी जो है नदी का इतना हो जाएगा, यानी अभी कितना था, इतना था इस क्षेत्र में। ठीक है, अब इसका जो है पानी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ग्लेशियर तो पिघल के आ रहे हैं, वो ग्लेशियर के साथ साथ बरसात का पानी भी नदियों में पहुंच चुका है, तो इसका क्या है, क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी नदी का पानी जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब क्या होगा कि जैसे ही मानसून गया, मानसून चला गया, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर निकल गया, मानसून चला गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी का मौसम आया, पानी अब कमेगा क्योंकि बरसात नहीं हो रही है। तो अब जैसे ही पानी कमेगा तो फिर अपनी इतनी क्षेत्र का इतना ही अपना ले लेगा, इतना जितना वो था उतनी ही स्थिति उसकी बन जाएगी। अब जो ये वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। ये जो क्षेत्र बन के निकला है इसको कहते हैं हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। अब इसमें पता है क्या होता है कि जैसे ही नदियों में पानी आता है तो इसका बहाव जो है तेज हो जाता है। ठीक है, बरसात का पानी इसमें आता है तो बहाव इसका तेज रहता है, तो झट से जाके नदी यहाँ पे मिट्टी ले जाती है पूरे क्षेत्र में। इस क्षेत्र में मिट्टी ले गई, अब जब वापस आती है तो इसका बहाव जो है थोड़ा कम हो जाता है। बहाव कम होने के कारण क्या होता है, वो मिट्टी जो है वापस नहीं ले जाती है और वापस मिट्टी वहाँ पे जम जाती है। अब यहाँ पे मिट्टी जम गई तो यहाँ पे जो मिट्टी जमती है वो होती है उपजाऊ, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। पिछले चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उस मिट्टी को हम जड़ोड़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल कहते हैं, जड़ोड़ मिट्टी कहेंगे। और जो जड़ोड़ मिट्टी आपकी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं आपके, एक खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी खेती होती है। ठीक है, उत्पादन खेती का अच्छा होता है। चलिए अब आगे देखिए, तो इस प्रकार से बनते हैं आपके बाढ़ग्रस्त मैदान। अब चलिए इसको थोड़ा आगे देखेंगे। सर्पाकार प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती रहती है। और ये रास्ता क्या करती है, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। अब ऐसे चलेगी तो देखिए इसका रास्ता 1 मिनट के लिए इस प्रकार से चली, अब इस साइड इसका आ गया, अब इस साइड चल दी, अब इस साइड, एकदम अपने मन की इस प्रकार से झूम झूम के चलती रहती है, तो अपना रास्ता बदलती रहती है। अब देखिए रास्ता बदलने से क्या होता है कि जो आपकी कोसी नदी है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कोसी नदी की बात कर रहे हैं। तो जो कोसी नदी है आपकी क्या करती है कि नेपाल के पहाड़ों से निकल के आती है। ये कहाँ से, नेपाल के पहाड़ों से निकलेगी। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जैसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, सौरू ऑफ बिहार। एग्जाम में बड़े ही अच्छे तरीके से पूछता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है या बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शोक और कोसी, ऐसे प्रकार से इसका नाम सेम लग रहा है ना आपको, कोसी शोक, याद रखिएगा। बिहार का शोक किसे कहा जाएगा, कोसी नदी को। अपना मार्ग बदलने के कारण कुख्यात रही है और यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र से भारी मात्रा में औसत लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। समझिएगा इसको, इससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। क्या करती है कि जैसे ये नेपाल से निकलती है, ठीक है। अब इसको देखिए, आप इधर पे आप इसको मैप से देखेंगे तो आपको क्लियर रहेंगी चीजें। अब ये क्या करती है, इसका देखिए, इसका क्या ड्रामा रहता है। ये रहा नेपाल, ठीक है, याद रखिएगा, नेपाल, भूटान, तो एक जगह है आपको याद रखनी पड़ेंगी, कौन सा देश कहाँ है, कौन सा राज्य कहाँ है। अब जैसे ही अगर आप देखेंगे नेपाल के इधर पे, तो इधर पे मिलता है आपको बिहार, ठीक है। तो ये नदी क्या करती है कि जैसे ही नेपाल के पहाड़ों से निकलती है, तो पहाड़ी है, इसकी ढलान अच्छी खासी रही होगी, ठीक है, अच्छी खासी होगी, हिमालय पहाड़ है, ढलान अच्छी होगी। अब बताइए, इस प्रकार से ढलान इसकी अच्छी रही होगी, ठीक है। अब ढलान अच्छी है तो क्या है, पत्थरों को काट काट के बड़े बड़े पत्थर नीचे लाती है। अब जैसे ही नीचे लाती है और बिहार के ये मैदानी भाग में जैसे ही एंट्री मारती है बिहार के मैदानी भाग में, तो इसका जो वो इसकी जो चाल है वो एकदम से कम हो जाती है। किसके कारण, ढलान के कारण, क्योंकि मैदानी भाग में जो इसकी ढलान है बहुत कम हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में इसकी ढलान अच्छी खासी थी तो तोड़ के लाई थी। अब जो है उस पत्थरों को अपने साथ नहीं ले जा पाती है। क्यों नहीं ले जा पाती, क्योंकि जो है इसकी वो शक्ति जो है कम पड़ गई है। क्यों, क्योंकि जो इसकी पहले चाल थी बहुत तेज थी, यानी बेग आप बोल सकते हैं इसको। अब इसका बेग कम हो चुका है। अब जैसे इसका बेग कम हो जाता है तो बड़े बड़े पत्थरों को ये घसीट नहीं पाती है, ठीक है। तो क्या करती है, पहाड़ी क्षेत्रों से उतर के पत्थरों को ला के बिहार में जमा कर देती है। अब पत्थरों को बिहार में जमा करेगी और जैसे वो पत्थर जमा हो जाते हैं, वो जो अपरदन करके लाई है उस पत्थर को जमा कर देगी, उस पत्थर को जमा करेगी और खुद के ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा क्या करती है, खुद का ही रास्ता बंद कर देती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि खुद का ही रास्ता क्या करती है, भारी मात्रा में अवसाद लाती है और अपने ही मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, ठीक है। और जब इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है फिर बदलती है रास्ता। जैसे देखिए, आई बिहार में, ये रहा आपका, मान लीजिए पत्थर है, अब पत्थर है, इधर से नदी रुक गई, अभी क्या करेगी, इस प्रकार से फेरी मारेगी, इधर से चलना स्टार्ट करेगी। तो अभी जहाँ यहाँ से जाएगी तो इससे क्या होता है, गांव में पानी चला जाता है। गांव में
ठीक है, बिहार के जो क्षेत्रीय इलाके हैं उनमें पानी चला जाता है। और जब इसका पानी जाता है तो उधर पे क्या होता है कि उधर पे बाढ़ आ जाती है। उधर पे बाढ़ आएगी तो क्या होगी, बिहार के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो इससे उनका क्या है, इससे उसका शोक तो माना नहीं जाएगा, यानी सौरू ऑफ बिहार बोला जाता है। यानी उनकी चीज़ों, सामान, घर मकान, यानी काफ़ी चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, खेती पाती बर्बाद हो जाती है काफ़ी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सौरू ऑफ बिहार, कोसी को कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, मिलती किससे है, तो देखिए इधर पे आप बात करेंगे तो ये गंगा जब आपकी चली आती है, गंगा मैया आपकी आ रही है, कहाँ गई गंगा मैया, इधर पे आपकी गंगा मैया इधर से आएंगी रही, तो एक कोसी नदी भी कहाँ, तो ये गंगा में ही मिलती है। और पता है इसको सप्त कोसी बोलते हैं, क्या, सप्त कोसी। यानी इस कोसी नदी जो है आपकी पहाड़ों से 7 धाराएं निकलती हैं, तब जाके कोसी नदी बनती है। ठीक है, इसलिए इसको सप्त कोसी नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज मत होना, कोसी या सप्त कोसी आपको लिखा मिले तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और सप्तकोशी इसलिए बोला जाता है क्योंकि 7 धाराओं से मिलकर बनी है। छोटी छोटी पहाड़ों से 7 धाराएं निकलती हैं, फिर ये बनती है, फिर ये नीचे की साइड आती है। और इस जगह पे मिलती है बिहार में गंगा से। ठीक है, और जहाँ ये बिहार में गंगा से मिलती है उसको हम कहते हैं भीमनगर। उस जगह का क्या नाम है, भीमनगर। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कोसी नदी है बिहार में गंगा से मिलती है, उस स्थान का नाम क्या है, उस प्लेस का नाम क्या है, तो उस प्लेस का नाम है भीम नगर। चलिए अब आगे देखते हैं, इतनी चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इधर पे, हाँ इधर पे थे बिहार का शोक। ठीक है, अब देखिए हो चुका था हमारा कि अपना मार्ग बदलती है कोसी नदी। अब देखिए इधर पे क्या है और चीज बताई गई है, कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र में इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है, क्योंकि उसको अच्छा खासा ढलान मिल जाता है, उसकी गति तेज हो जाती है, उसका वेग तेज हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इधर से चलेगी और वेग तेज होने की वजह से इस प्रकार से आएगी तो पत्थरों को काटते ले आती है। 1 मिनट के लिए अगर आप एग्जाम्पल देखें तो देखिए क्या होता है कि एक रहा ये स्लोप, ठीक है, एक रहा आपका अच्छा खासा ये स्लोप मैंने कर दिया, एक रहा आपका ये स्लोप। ठीक है, एक स्लोप आपका ज्यादा है, एक स्लोप कम है। अब आपको यहाँ से बोला इधर पे बिठा के दोनों को आपको, और उधर से बोले कि आप लोग खसक के आइए, तो आप लोग बताइए कि जिसमें ज्यादा ढलान होगी उससे तेजी से आप नीचे गिरेंगे या फिर जिसमें कम ढलान होगी उसमें तेजी से नीचे गिरेंगे। तो नॉर्मल बात है कि जिसमें ढलान तेज होगी उसमें आप जल्दी से नीचे गिर के आ जाएंगे, यानी आपका जो वेग है बहुत तेज होगा। ठीक है, किसके कारण, स्लोप के कारण, उसकी ढलान के कारण। ठीक है, और वही चीज है आपकी कि इसमें भी यही चीज होता है। अवसाद क्यों लाती है, क्योंकि इसका वेग तेज होता है और वहां पे इसको पर्वतीय क्षेत्र में उसको तोड़ तोड़ के पत्थरों को तोड़ के ले आती है। क्या आप सोचते हैं कि सामान्य नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव और मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? तो भाई घटती बढ़ती रहती है। इसमें क्या होता है कि जो इसकी मात्रा बोल रखा है, मात्रा और बहाव, बहाव आपको तेज कहाँ मिलेगा, बहाव तेज मिलेगा हमें पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, और मात्रा कब मिलेगी, तो बरसात के मौसम में मात्रा तेज मिल जाती है, जिससे बनते हैं अपने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। मैंने आपको समझा दिया सारा कुछ। नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है, तो जब आपका मानसून का समय आता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, उस समय नदियों में अच्छा खासा पानी होता है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा होती है। बाढ़ के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, तो सकारात्मक नकारात्मक क्या है आपके, बहुत ज्यादा जान मान का नुकसान हो जाता है, सामान का नुकसान हो जाता है, कभी कभी घर मकान भी टूट जाते हैं। ठीक है, कभी कभी इतना पानी भर जाता है घरों के अंदर की घर गृहस्थी चौपट हो जाती है। ठीक है, और सकारात्मक की यानी अच्छे प्रभाव की बात करें आप, तो जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बनता है उसमें बहुत ही उपजाऊ मिट्टी रहती है और उस क्षेत्र में खेती करने की वजह से जो फसल होती है वो बहुत अधिक मात्रा में अच्छी फसल होती है और पानी की सुविधा अच्छी खासी रहती है, तो पानी की भी कमी नहीं होती, फसल भी अच्छी होती है। तो ये हो गया हमारा सकारात्मक प्रभाव। और नकारात्मक तो क्या है, नकारात्मक तो हमें पता ही है कि भाई उधर बाढ़ आई तो इतने लोग मर गए, इतने लोगों के घर टूट गए, इतने परिवार आपके खराब हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये सब तो आप न्यूज में देखते रहते हैं। चलिए देखिए अब आगे क्या है, हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। अब हम बात करेंगे कि हिमालय का जो पर्वतीय अपवाह तंत्र है इसका विकास कैसे हुआ। अब इसके विकास के बारे में बात करिएगा तो देखिए इसमें क्या है, हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। अब इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे, बाकी आगे हमें पढ़ना है। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। मतभेद क्या है कि हिमालय पर्वत मतलब जो आपके वैज्ञानिक हैं, यानी जो आपके भूवैज्ञानिक हैं, यानी आपके भूगोल वाले जो वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक बोल देंगे इनको, तो क्या है, इन लोगों ने खोज की, किसी ने कहा हिमालय ऐसा था, किसी ने कहा हिमालय का विकास ऐसा हुआ, तो ये सब चीजें आपकी इसी प्रकार से नदियों के बारे में है। इन्होंने बताया कि पहले कौन सी नदी बहती थी,
कहाँ से कहाँ बहती थी, अब उस नदी का क्या हुआ, अब वो नदी कहाँ चली गई। तो इस चीज़ से उस चीज़ में मतभेद है इनका, ठीक है। एक मत नहीं है ये लोग कि ये सब लोग एक ही जैसा बोलते हो तो मान लिया जाए हाँ भाई ऐसी थी। इन्होंने क्या है, मतभेद कर रखा है। देखिए, यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन काल पे, यानी मायोसीन काल है उसमें क्या है कि लगभग मायोसीन काल कब का काल बोला जाता है आपका, लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले की बात कर रहा है। एक विशाल नदी हुआ करती थी, इन्होंने ऐसे ही बता लिया। कोई 2.4 करोड़ पीछे रहा तो होगा नहीं ना अपना में, ठीक है ना। वैज्ञानिक रहे होंगे आपके कि भाई 2.4 करोड़ का वैज्ञानिक अभी भी चलता आ रहा है, तो ऐसा कुछ तो होगा नहीं। इन्होंने अपना सेंस लगाया, दिमाग लगाया कि अभी ऐसा है तो फिर कैसा रहा होगा। तो इन्होंने बोला मायोसीन काल में। कब मायोसीन काल, 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले। इन्होंने बोला क्या था कि एक विशाल नदी रही होगी, चलो मान लेते हैं नदी रही होगी, जिसका नाम इन्होंने शिवालिक रख दिया, या बोले इसका नाम हमने इंडो ब्रह्म, दो नाम रख लिए, या शिवालिक बोल दिया या फिर बोले इंडो ब्रह्म बोल दीजिए, ठीक है। हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती होगी। अब देखिए, असम कहाँ मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में मिलेगा, और पंजाब कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के साइड आपको पंजाब मिलेगा। तो इन्होंने बोला इधर असम से पंजाब की ओर बहती होगी ये नदी, इस प्रकार से इन्होंने इसका बहाव बताया। अब इन्होंने कहा अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपनी गिर जाती होगी जाके, फिर इस प्रकार से जाएगी और नीचे की साइड गिर जाएगी। ऐसा इन्होंने अनुमान लगा लिया अपने आप से, सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती है। इन्होंने ऐसा बता दिया कि इस प्रकार से करती होगी नदी। फिर क्या हुआ नदी का, अब इस नदी का क्या हुआ, अब और लोग आए, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इसका क्या है, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जड़ों निक्षेप से बना हुआ उसमें रेत मृतिका। इन्होंने क्या बताया कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ बनी हैं, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जड़ों निक्षेप से बना होना, इसमें रेत मृतिका, चिकनी मिट्टी, गोलास और आपके कोगलोमेंटल शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। यानी इन्होंने इन चीज़ों को देखा और बता दिया कि एक नदी रही होगी जो कि असम से पंजाब तक जाती होगी, बाद में गिरती होगी, कहीं कहीं एक बड़ी नदी रही होगी। इस प्रकार से इन्होंने अनुमान लगा लिया, जिस प्रकार से हम हिस्ट्री में लगाते हैं। चलिए आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि कालांतर में, यानी इस वाले समय में क्या हुआ कि वो जो इंडो ब्रह्म नदी थी वो 3 बराबर भागों में बट गई, यानी 3 अपवाह तंत्रों में, बराबर में तो नहीं, खैर अपवाह तंत्रों में बट गई, अपवाह तंत्रों, ठीक है, अपवाह तंत्रों में बट गई, ठीक है। ऐसा होता नहीं, अपवाह बोलते ना, अपवाह फैल गई, अपवाह फैल गई, इसी प्रकार से आप इसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। किसको, नदी को, यानी इसका बहुत बड़ा सा मतलब क्षेत्र होता है, पूरी तरीके से अपवाह की तरह फैला होता है। गंगा नदी निकली, उसकी सहायक नदी निकली, ठीक है, इस प्रकार से अपवाह तंत्र, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अपवाह तंत्र हो गया आपका। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि वो जो नदी थी बड़ी वाली, वो इस समय में 3 भागों में बट चुकी है। तो बोला कौन कौन भाग, तो इन्होंने बोला कि पश्चिम में सिंधु, पश्चिम में तो इन्होंने सिंधु बता दी और उसकी 5 नदियां बता दी, ठीक है। पश्चिम में बताया इन्होंने, इस साइड की बात की इन्होंने, तो बोले सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां, एक भाग तो एक हो गया, ठीक है। दूसरा बोला इन्होंने मध्य में हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां, तो दूसरा भाग इन्होंने ये बता दिया। अब इनसे पूछा गया कि तीसरा कौन सा है, तो तीसरा इन्होंने बताया कि पूरब में बात करेंगे अब तो ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। अब इन्होंने 3 पार्ट बांट दिए। अब अगर आप इसका थोड़ा कितना रह गया, अगर आप इसका मैप देखना चाहें तो चलिए मैप देख लेते हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया पूरब में ब्रह्मपुत्र, ठीक है, पश्चिम में सिंधु की सहायक नदियाँ, उत्तर में मध्य में गंगा। तो इन्होंने 3 नदियाँ बता दी, ठीक है। अब चलिए आगे देखेंगे तो क्या रहा आपका, आगे इधर पे देखिए, इधर भी थे हम लोग। तो देखिए इन्होंने क्या किया, ऐसा 3 बता दी नदियाँ। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसिन काल में हिमालय के पश्चिम भाग में और पोटबार पठार के उत्थान के कारण हुआ। पोटबार पठार आपको कहाँ मिलेगा, दिल्ली रिज में, यानी दिल्ली की साइड मिलेगा। अब यह क्या हुआ, यह क्षेत्र, इनका कहने का मतलब है कि इधर पे क्या हुआ कि देखिए विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोनिक काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में, ठीक है, मैप याद रखिएगा, पूरब साइड होगा तो पश्चिमी साइड होगा, ठीक है, वह पोटबार पठार के उत्थान के कारण हुआ। यानी जो आपका हरियाणा और दिल्ली का मैदान माना जाता है, हरियाणा और दिल्ली का मैदान क्या क्या माना जाता है आपका, हरियाणा और दिल्ली का मैदान सिंधु और गंगा अपवाह तंत्रों के बीच का भाग माना जाता है, यानी अलग करता है, दिल्ली और हरियाणा आपका इन दोनों को अलग कर देता है, ठीक है। यह क्षेत्र सिंधु और गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक का काम कर रहा है। कौन कौन सा,
हरियाणा और दिल्ली। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था हरियाणा और दिल्ली का जो क्षेत्र है, अगर आपके पास मैप है तो उसको मैप देखिए, इंडिया के मैप को, जो दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, सिंधु और गंगा के अपवाह तंत्रों की विभाजक का स्थल कहते हैं, ठीक है, जल विभाजक का स्थान। इसी प्रकार मध्य प्लेस्टोनिक काल में राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी आपको, राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड में। यानी अगर आप बात करें तो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है राजमहल की पहाड़ियाँ आपकी, क्योंकि जो छोटा नागपुर पठार है आपका कहाँ मिलता है, आपको झारखंड में मिलता है, और झारखंड में ही आपको राजमहल की पहाड़ियाँ, यानी राजमहल की पहाड़ियों की बात करेंगे तो वो आपकी जो पहाड़ियाँ हैं झारखंड में मिलेंगी और छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये ऊपर की साइड खिसक रही थी हमारी प्लेट, इंडिया वाली प्लेट, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की प्लेट ऊपर की साइड खिसकती जा रही थी, तो क्या हुआ कि जो आपका झारखंड है, झारखंड से टूट के मेघालय अलग हो गया। क्या हुआ, झारखंड से टूट के मेघालय अलग हो गया। अब मेघालय और झारखंड के बीच क्या हुआ, गैप आ गया, यानी भ्रंश बन गया। अब उस भ्रंश का नाम रखा है इन्होंने मालदा भ्रंश। क्या रख दिया, मालदा भ्रंश। और इस समय में मालदा भ्रंश क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, और नदियों के द्वारा लाए गए जरूर के कारण मालदा भ्रंश अब भर चुका है, ठीक है। लेकिन वो मालदा भ्रंश तो भर गया, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग हो गई। इसी के कारण हमने जब पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो आपका मेघालय का पठार और असम में थोड़ा बहुत जो आपका पठार पाया जाता है वो आपका किसका हिस्सा माना जाता है, वो आपका झारखंड के पठार यानी छोटा नागपुर पठार का हिस्सा माना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इन दोनों को अलग कौन करता है, तो मालदा भ्रंश अलग करता है। और जैसे कि हमने उसमें आपकी गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियाँ जो पड़ी थी आपकी, कहाँ, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मिकर बरायल गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हमने पढ़ी थी, वो आपकी मेघालय के पठार का हिस्सा थी, यानी वो क्या है, आपकी प्रायद्वीप भारत के पठार का हिस्सा ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और उस जो गैप बना था बीच में उसको हम क्या कहते हैं, मालदा भ्रंश। याद रखिएगा, ये नाम एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि मालदा भ्रंश क्या है, किस राज्य में आता है, किस राज्य में है, किस किस पठार को अलग करता है, तो ये सारा कुछ आपका पूछा जाता है। अब आगे देखिए, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी तंत्रों का द्विक परिवर्तन हुआ और बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हो गई। अभी जो है आपका इसमें जो आपका मालदा भ्रंश है ये हो गया आपका। अब मालदा भ्रंश से क्या बोला है इन्होंने, कि इन्होंने बोल दिया कि जो ब्रह्मपुत्र और गंगा है इन दोनों का जो अपवाह तंत्र है इनके बीच का क्षेत्र मालदा भ्रंश को बता दिया, ठीक है। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। और क्या होता है, बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हो जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी। चलिए आगे देखते हैं, हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ। तो देखिए हिमालय अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में बात करेंगे तो हिमालय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर नदी तंत्र 3 प्रमुख हैं, ठीक है, 3 प्रमुख हैं। पहले है आपका सिंधु, दूसरा आपका गंगा और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले सिंधु दिया है, तो सबसे पहले हम सिंधु ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगी, आप लोग नोट करते जाइएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, यानी विश्व की बड़ी नदियों में गिनती करी जाती है इसकी, किसकी, सिंधु नदी की, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 11,65,000 इसका क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल से मतलब है पूरे इसके तंत्र का, यानी जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं, जितना भी इसका अपवाह फैला हुआ है, उस पूरे तंत्र का क्षेत्रफल इधर पे 11,65,000 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। अब देखिए भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है, तो अब बात करेंगे, जैसे इसमें भारत का क्षेत्रफल तो 3,20,000 या 21,000 आप इसको बोल सकते हैं, तो 3,21,000 वर्ग किलोमीटर भारत में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। अब देखिए आपके कुछ इसका क्षेत्रफल आपको कहाँ मिलेगा, लद्दाख से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तो कुछ कहाँ मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा, वो सॉरी तिब्बत में मिलेगा, ठीक है। और तिब्बत से क्या करती है, लद्दाख में नहीं, तिब्बत में, इसको थोड़ा नोट कर लेना, तिब्बत की बात है, ठीक है, क्योंकि तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है कौन, सिंधु, ठीक है। और फिर ये जम्मू कश्मीर से प्रवेश करती है, थोड़ी बहुत जम्मू कश्मीर में बहेगी, ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं नहीं बहती है, किसी भी राज्य में नहीं जाती है, और वहीं से मुड़ के कहाँ चली जाती है, तो पाकिस्तान में निकल जाती है। तो याद रखेगा 3 जगह से होकर बही है। तो देखिए इतना क्षेत्रफल भारत में कितना बता दिए, इसका 3,21,000 वर्ग किलोमीटर, 21,000 वर्ग किलोमीटर, और है कितना, 11 लाख, तो कुछ तिब्बत में रहा होगा और बाकी पाकिस्तान में तो इसका है ही सबसे ज़्यादा। आगे देखिए क्या है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2,840 किलोमीटर, 880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1,114 किलोमीटर है। याद रखिएगा भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, यानी अगर आप बात करेंगे हिमालय की इस प्रकार से, ये रहा हिमालय, तो अब बात करेंगे इसको देखना कि इस साइड जो नदी है आपकी पश्चिमी, ठीक है, क्योंकि ये पूरब है
तो इसको पश्चिम कहेंगे, ऊपर का उत्तर हो जाएगा तो ये दक्षिण हो जाएगा नीचे का। तो सबसे पश्चिमी नदी अगर आपसे पूछे तो याद रखना सिंधु नदी, क्योंकि इसके बाद हिमालय की कोई भी नदी नहीं है, ठीक है, पश्चिम साइड में। आगे देखिए क्या है, भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद है जिसकी ऊंचाई 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहां से निकलती है। तो वहां पे आपकी कैलाश में मानसरोवर झील आपकी ज्यादा बोली जाती है कि मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मानसरोवर झील से नहीं निकलती है, बल्कि वहाँ पे ग्लेशियर है उसके पास से निकलती है, लेकिन मानसरोवर झील के निकट से बोला जाता है। उससे मत कहना आप कि मानसरोवर झील से नहीं निकलती है, उसके निकट से निकलती है, इस चीज को याद रखना। तो याद रखना इसमें नहीं लिखा हुआ मानसरोवर झील, आपका 9th में दिया हुआ है तो मैंने आपको उससे बता दिया। अब देखिए कैलाश श्रेणी आपकी कहाँ है, तो कैलाश श्रेणी आपकी इंडिया में तो है नहीं, तिब्बत में है, तो उसी के आसपास से निकलती है। और उधर में क्या है आपका कैलाश श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद है, बोखरचू के निकट एक हिमनद है, वहां से निकलती है। उसकी ऊंचाई कितनी है हिमनद की, यानी ग्लेशियर, हिमनद मीन्स ग्लेशियर, उसकी ऊंचाई 4000, ठीक है, उधर से निकलती है। तिब्बत में से सिंगी खम्बान कहा जाता है, सिंगी खम्बान किसे क्या कहा जाता है, सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान का अर्थ होता है शेर मुख, शेर का मुंह या शेर मुख, ठीक है। लद्दाख व जस्कर श्रेणियों के अंग देखिए, लद्दाख व जस्कर श्रेणियों के बीच से, अब इसको जल्दी से थोड़ा देखेंगे, लद्दाख और जस्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम, अगर आपने हिमालय पर्वत मैंने आपको पढ़ाया था, हिमालय पर्वत पढ़ाया था मैंने आपको, अगर आपको हिमालय पर्वत पूरा याद है कि उसकी जो लद्दाख श्रेणी कहाँ है, कैलाश श्रेणी कहाँ है, तो आपको सारी चीज़ें याद आ गई होंगी, ठीक है। और अगर नहीं आ रही हैं आपको चीज़ें याद, तो हिमालय पर्वत को आप नोट करिए बुक में, ठीक है, बुक सामने रखिए या फिर आप मतलब अपने नोट्स को बनाइए, फिर उससे इसको चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इधर पे क्या है आपका कि क्या होता है कि लद्दाख व जास्का श्रेणियों के बीच से, लद्दाख व जास्का श्रेणियों से बीच से कहाँ से निकलती है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख व बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है, यानी बहुत ही सुंदर गार्ज बनाती है, जॉर्ज बनाती है, महाखंड बनाती है, ठीक है, बहुत ही दर्शनीय यानी देखने लायक अच्छा सा महाखंड बना देती है। यह पाकिस्तान की चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। मानचित्र को इसको रेखांकित कीजिए, तो इसको बाद में रेखांकित करेंगे, आगे देखिए आप लोग ये क्या करती है, इसको थोड़ा याद करना कि यह पाकिस्तान में चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे देखिए, सिंधु नदी की बहुत सारी हिमालय में सहायक नदियां हैं जिनको हम लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं, क्योंकि जो आपकी मैदानी क्षेत्र की झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज मानी जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट नदियाँ मानी जाती हैं। तो ये हिमालय की जो नदियाँ हैं उतना ज़्यादा इनको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो इनको देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। तो देखिए श्योक पूछता है, श्योक किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की है। पर्वतीय क्षेत्र की है गिलगित, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिक, द्रास। तो ये आपका हुंजा, नुब्रा, ठीक है, और श्योक, गिलगित, जस्कर, तो ये आपकी इंपोर्टेंट है। द्रास भी इंपोर्टेंट है, और आपकी सिगार और गास्टिक को भी याद कर लेना। तो इतनी सारी नदियां हैं जो कि सिंधु नदी की पर्वतीय क्षेत्र की सहायक नदियां हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या है, अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है। इस चीज को याद रखिएगा, कहाँ पहाड़ियों से बाहर निकल के आती है, तो पहाड़ियों से बाहर निकलती है अटक में, ठीक है। पहाड़ियों से बाहर कहाँ निकलती है, तो अटक में निकलती है, जहाँ दाहिनी तरफ पर काबुल नदी इसमें मिलती है। तो याद रखिएगा कि काबुल नदी किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की है। किस साइड से मिलती है, तो दाहिनी तरफ से। अब देखिए क्या है, दाहिनी तरफ से अगर इस प्रकार से चलती आ रही है तो इसका दाहिनी तरफ कौन सा होगा, इसका दाहिनी तरफ ये वाला होगा, यानी इस साइड से काबुल नदी इसमें आके मिलती है दाहिनी तरफ से। तो इसका साइड भी याद रखना, क्योंकि साइड पूछा जाता है आपका कि कौन सी साइड से मिलती है, और नदी का नाम तो याद रखना है ये कि काबुल नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो सिंधु की है, ठीक है। इसके आगे देखिए, इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं। तो दाहिने तट पर और भी नदियां मिलती हैं, एक तो आपकी खुर्रम मिलती है, एक आपकी तोची मिलती है, गोमल मिलती है, बीबोआ मिलती है, और संगर भी मिलती है। तो ये नदियां आपकी ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं, लेकिन खुर्रम याद रख लेना, खुर्रम पूछी गई है, ठीक है। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। तो ये जो नाम बताए ना इन्होंने, खुर्रम, तोची, गोमल, बीबोआ और सनगर, ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती हैं, तो सुलेमान की श्रेणियों से निकलती हैं।
आगे देखिएगा, यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है कि पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो इधर पे देखिए गलती आप लोग क्या करते हैं, पंचनद में सिंधु नदी को कर देते हैं। और पंचनद में जो आपकी नदियाँ होती हैं वो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज होती हैं। कौन कौन सी? और मिठानकोट कहाँ मिलेगा आपको? तो मिठानकोट मिलता है, मिठानकोट आपको मिलता है पाकिस्तान में। ठीक है, मिठानकोट पाकिस्तान में मिलता है। और मिठानकोट में क्या होता है, सब नदियाँ पंचनद में, मतलब सिंधु नदी में पंचनद जाके मिल जाता है, वहाँ पे इनका मिलान पॉइंट माना जाता है। इसके बाद आगे जाके क्या करती हैं, तो अरब सागर में जाके सारी नदियाँ गिर जाती हैं। तो जो पंचनद मानी जाती हैं आपकी, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज मानी जाती हैं। इसमें आपकी सिंधु नदी नहीं आती है। ऑप्शन में फर्स्ट में आपका सिंधु नदी ही लिखा मिलता है। और बच्चे क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि ये तो सबसे बड़ी नदी है, तो ये तो पंचनद में आएगी ही, बल्कि वो पंचनद में नहीं आती है। जो पंचनद आपका माना जाता है, 5 नदियों का समूह, वो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज माना जाता है। इस चीज़ को याद रखना। अब इसको हम थोड़ा मैप में देख लेंगे, तो मिठानकोट के बारे में देखेंगे। इधर पर देखिए इसमें क्या है, ये रही आपकी सिंधु। तो ये कहाँ से निकली? तिब्बत से निकली, मानसरोवर झील के निकट से निकली इधर से निकली। ठीक है, अभी चली जा रही है इधर पे। ठीक है, गई इधर पे, मतलब इधर पे चली थोड़ी बहुत तिब्बत में, फिर ये पूरी चली जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चलने के बाद पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, पाकिस्तान में चली गई। अब इधर पे देखिए क्या है कि ये रही आपकी, क्या रही, ये रही आपकी झेलम। ठीक है, इधर पे मिलेगी आपको चिनाव, चिनाव के बाद मिलती है रावी। रावी की इनका लाइन याद रखना, ऑर्डर आता है नॉर्थ से ईस्ट लगाने के लिए, ईस्ट से नॉर्थ लगाने के लिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर लगाने के लिए ये नदियाँ आती हैं। ठीक है, रावी के बाद मिलती है हमें ब्यास। ब्यास नदी जो आपकी है इंडिया से ही निकलती है और ये डायरेक्ट पाकिस्तान में नहीं जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इन 5 नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो डायरेक्ट पाकिस्तान में नहीं जाती है, तो ब्यास है। ये क्या करती है कि खुद नहीं जाती है, क्या करती है कि उसमें सतलज में मिल जाती है, फिर सतलज इसका पानी आगे पाकिस्तान में ले जाती है। तो इसमें क्या है कि सतलज नदी जो आपकी है मानसरोवर के आसपास से ही निकलती है। मानसरोवर के आसपास से आपकी 3 नदियां निकलती हैं। एक तो मैंने आपको सिंधु बताई, दूसरी निकलती है आपकी सतलज। ठीक है, और तीसरी आपकी जो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, 3 नदियां निकलती हैं। तो ये हो गया आपका, ये 5 नदियां आपकी इधर मिल गई। ठीक है, और ये रही आपकी सिंधु नदी। और इस साइड से देखिए इधर पे, 1 मिनट, इधर पे अगर मैं जूम करूँ तो इधर पे देखिए ये तो आपकी सिंधु नदी दिखाई गई है। और ये 5 नदियाँ मिलू के कहाँ से आ रही हैं, आ रही हैं। और ये जो क्षेत्र बन रहा है आपका, इधर पे 5 नदियाँ सिंधु नदी से मिल जाती हैं। यानी सिंधु नदी पंचनद में मिल जाती है, पंचनद सिंधु नदी में मिल जाती है। ये कई बात है। तो इसमें क्या होता है, इसको नाम जो दिया गया है वो दिया है मिठानकोट। तो पूछा जाता है कि सिंधु नदी पंचनद में कहाँ मिलती है, किस क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, तो मिठानकोट में मिलती है। मिठानकोट आपको पाकिस्तान में मिलेगा। चलिए अब आगे देखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा आगे, हमने देख लिया था इधर पे कहाँ पे थे हम लोग, तो देखिए सिंधु नदी हमने देख लिया था, इधर पे थे कि इसकी पंचनद। और देखिए पंचनद, अब देखिए इधर पे क्या है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम को दिया गया है पंचनद नाम। ठीक है, अंत में सिंधु नदी कराची से पूर्व में जाती है। ठीक है, और अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू कश्मीर राज्य के केवल लेह जिले में बहती है। तो इसको थोड़ा याद रखना कि पहली बात तो जम्मू कश्मीर में तो हमें पता है बहती है, लेकिन इसके ओनली लेह जिले में बहती है। इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लेना। अब हम एक एक नदी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे झेलम के बारे में। तो झेलम देखिए क्या है, सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। झेलम क्या है, सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कैसी है, बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, मान ली महत्वपूर्ण है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपाद में स्थित बैरीनांग झरने से निकलती है। तो पीर पंजाल रेंज जो आपकी है, मैंने बताया था किसका भाग है, तो मध्य हिमालय का भाग है। तो इसमें क्या है आपका बैरीनांग झरना। ठीक है, तो उस बैरीनांग झरने से निकलती है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है इस झरने का नाम झेलम के लिए, तो बैरीनांग झरना याद रखना। ठीक है, अब देखिए आगे, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बूलर झील से बहते हुए तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। ये क्या करती है कि पाकिस्तान में घुसने से पहले श्रीनगर में बहती है, बूलर झील में बहती है। बूलर झील आपकी कहाँ मिलेगी आपको,
ताजे पानी की झील है, कहाँ मिलती है, हमें श्रीनगर में ही मिलती है। ठीक है, तो वहाँ से ये नदी बहती है और एक वहाँ पर तीखा मोड़ लेगी तो गड्ढा बना देगी। अब गार्ज बनाएगी तो उस गड्ढे से गुजरती है, पाकिस्तान में झंग के निकट या चिनाव नदी से मिल जाती है। तो याद रखिएगा कि मिलती कौन सी नदी है, किससे मिलती है और किस स्थान पर मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछता है। तो झेलम किससे मिलती है, चिनाव से मिलती है। झेलम के जस्ट नीचे चिनाव है। अगर आप झेलम की बात करें तो नीचे चिनाव है। तो झेलम क्या करती है, चिनाव से मिलती है। किस स्थान पर मिलती है, तो पाकिस्तान की झंग में मिलती है। झंग, ठीक है, पाकिस्तान का क्षेत्र है झंग, वहां पे मिलती है। तो झेलम किससे मिलती है, चिनाव से। 1 मिनट के लिए मैप देखिएगा इधर पे, ये रही आपकी झेलम। ठीक है, इधर पे आपकी झेलम तो चली आ रही है, इधर से ये रही बेरी नांग झरने से चली आ रही, और ये रही आपकी चिनाव चली जा रही है। तो ये झेलम यहाँ से इसमें आती है, पाकिस्तान के झंग में यहाँ पे मिल जाती है। तो पाकिस्तान में ही लगभग सारी नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, ब्यास को छोड़कर। ठीक है, तो इसको झंग को याद रखिएगा, पाकिस्तान में झेलम किससे मिलती है, चिनाव से मिलती है। चलिए आगे देखेंगे इसको थोड़ा। तो झेलम की बात कर रहे थे हम लोग इधर पे, तो देखिए झंग से मिल गई। अब हम बात करेंगे चिनाव नदी की। तो चिनाव नदी की बात करिए, एक नदी की बात पूरी हो गई। चिनाव सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा, क्योंकि लोग बाग सतलज को अधिकतर कराते हैं, क्योंकि सतलज जो है सबसे बड़ी नदी चिनाव, इसकी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चिनाव है, ना कि सतलज। सतलज कौन सी आपकी 2nd नंबर की है, सतलज आपकी 2nd नंबर की है, लेकिन अधिकतर लोग सतलज को ही टिक करके चले आते हैं। तो क्लियर रखिएगा चिनाव। ठीक है, जो चिनाव होती है 2 धाराओं से मिलकर बनती है। कितनी धाराओं से, ये 2 धाराओं से मिलकर बनती है, जिसका नाम क्या है, एक का होता है चंद्रा, एक का होता है भग्गा। ठीक है, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भग्गा। तो इसको हम चंद्रा भग्गा के नाम से भी जानते हैं, चंद्र भग्गा के नाम से। किसके नाम से, तो चंद्र भग्गा किस नदी का दूसरा नाम है, तो चिनाव का ही दूसरा नाम है चंद्र भग्गा। ठीक है, चा से चिनाव, चा से चंद्रा, तो नाम याद रखिएगा, चा से चिनाव, चा से चंद्रा, दोनों के चाचा हैं इसमें आगे, चाचा आगे लगा हुआ है, तो आपको बना रहेगा नाम याद, चेलम और वो सॉरी चेलम नहीं, चिनाव और चंद्रभग्गा। ठीक है, चंद्रभग्गा, तो 2 शर्ताएं निकलती हैं, चंद्रा एक भग्गा, और दोनों मिलती हैं और चिनाव बन जाती है। ये शर्ताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं। तो ये कहाँ मिलती हैं, जो हिमाचल प्रदेश क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे चंद्रभग्गा एक दूसरे से मिलती हैं, और नाम क्या बन जाता है इनका, चिनाव, और दूसरा नाम क्या बनेगा, चंद्रभग्गा। ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी कितनी, 1180 किलोमीटर बहती है, यानी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले इंडिया में कितनी बह जाती है, 1180 किलोमीटर बहती है। और मिलती किससे है, तो मिलती है सतलज से, और ये सबसे बड़ी नदी है, और मिलती किससे है, सतलज से। अब इसको सतलज को देख लीजिए, मिलती किससे है, सतलज से मिलती है, चिनाव। तो इसको एक बार और देखेंगे हम लोग। देखिए चिनाव, आपकी चिनाव जो है इधर से बहती हुई ये रही ये जाके इसमें मिलती है। ठीक है, रावी और ब्यास से छेड़खानी नहीं करती है, मिलती किससे है, सतलज से मिलती है। अब चलिए इसको थोड़ा आगे देखेंगे। ये सबसे लंबी नदी है हमारी, किसकी, हमारी नहीं, सिंधु की। चलिए आगे देखिए, और हम बात करेंगे, झेलम हो गया हमारा, चिनाव हो गया। अब बात करेंगे रावी की। तो देखिए रावी नदी कौन सी है, तो रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। तो लोग बाग इसको क्या बोलते हैं, रोहतांग दर्रे से निकलती है। लेकिन खासियत क्या है इसकी, रोहतांग दर्रा आपको कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलता है। ठीक है, कुल्लू की पहाड़ियों में मिलता है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, ना कि रोहतांग दर्रे से। इस चीज़ को याद रखिएगा, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। तो ये दर्रा पूछा जाता है। ठीक है, रावी नदी के लिए दर्रा आपका इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। और राज्य की चंबा घाटी से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चिनाव नदी से मिलने से पहले, ये कहाँ पे मिलती है, चिनाव नदी के मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व भाग व धौलाधार के बीच से ओर प्रवाहित होती है। तो आपको ये सारा कुछ याद नहीं करना है, लेकिन आपको इसमें याद क्या करना है, तो इसमें क्या करना है याद, कि जो नदी है, जो रावी नदी है, किस नदी में मिलती है, तो चिनाव में। किसमें, चिनाव में, और पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में ही जाके मिलती है चिनाव में। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये चिनाव, एक बार इसको देख लीजिएगा कि रावी जो है हमारी चिनाव में मिलती है। तो देखिए रावी रही, ये रही रावी। ठीक है, ये रही हमारी झेलम, और ये रही चिनाव, ये रही रावी। तो ये रावी क्या करती है, चिनाव ऊपर की साइड, मतलब उसमें मिल जाती है चिनाव में। चलिए आगे देखिएगा, चिनाव में मिल जाती है रावी। अब थोड़ा हम आगे देखेंगे, हमने देख लिया इधर पर रावी नदी को भी देख लिया। अब रावी नदी होगी आपकी। अब हम देखेंगे ब्यास। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, ब्यास नदी की। तो ठीक है, झेलम, चिनाव, रावी हो गया। अब हम बात करेंगे ब्यास, चौथे नंबर पे ब्यास नदी।
ब्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये क्या करती है, जो समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? 4,000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट पर कौन सा कुंड है आपका? ब्यास कुंड। याद रखिएगा, ब्यास के लिए ब्यास कुंड है और रोहतांग दर्रा उसमें भी था। रावी में भी कोई न रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, न ब्यास रोहतांग दर्रे से निकलती है, वो उसके पश्चिम से निकलती है, ठीक है। कौन सी? रावी रोहतांग के पश्चिम से निकलती है। और जो ब्यास है इसमें ब्यास कुंड है, रोहतांग के पास उसी वहाँ से निकलती है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, याद रखिएगा। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड का निर्माण करती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ घुसती है? सीधे पंजाब के मैदान में, जहाँ हरिक्के के पास सतलज नदी में जा मिलती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, हरिक्का वाला सिस्टम आपको पूछा जाता है। हरिक्का आपको कहाँ मिलेगा? क्योंकि ब्यास नदी तो आपकी इंडिया में बहती है। अब इंडिया में मिलेगा तो हरिक्का, सॉरी हरिक्का नहीं है, हरिक्का आपका डैम अलग है, मैं आपको बताऊंगी, 1 मिनट रुकिएगा। जो आपका हरिके है, ये हरिके जो है आपका कहाँ मिलेगा? आपको इंडिया में मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? हरिके इंडिया में मिलता है। और हरिके क्या है? सतलज में मिलने के लिए जो नदी है आपकी, ये कौन सी नदी है आपकी? है जो आपका बता रखा है ब्यास नदी सतलज में मिलती है। तो उस स्थान को क्या कहते हैं? हम हरिके कहते हैं। हरिके स्थान पर मिलती है। हरिके नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आगे देखिए सतलज नदी। अब सतलज की बात करेंगे तो ये वही है मानसरोवर झील के ही निकट से राक्षस ताल, राकस, या इसको कोई राकस भी बोलता है, कोई इसको राक्षस भी बोल देता है। तो याद रखिएगा राकस या राक्षस ताल, ठीक है। यहाँ से निकलती है। कौन? सतलज की बात कर रहा है, राक्षस या राकस, ठीक है। वहाँ से निकलती है, जहाँ इसे लॉन्ग चेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लॉन्ग चेन खम्बाब। किसको? सतलज को। कहाँ पे? उधर पर मानसरोवर के निकट तिब्बत में, ठीक है। भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है। मैंने बताया था इसके समांतर चली जाती है। क्यों? क्योंकि मानसरोवर के पास से ही आपकी सिंधु निकलती है, ठीक है। सतलज भी मानसरोवर के पास से निकलती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चली आती है। तो ये 400 किलोमीटर चलती है उसके पैरेलल, ठीक है। कितनी? 400 किलोमीटर। फिर ये क्या करती है? रोपण में क्या करती है? महाखंड से निकलती है। रोपण में एक महाखंड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकीला, ठीक है, सिपकीला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। तो ये जो आपका सिपकीला दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि जो हमारी सतलज नदी है, क्योंकि हमें पता है कि बाकी नदियाँ तो आपकी इंडिया से निकल रही हैं, लेकिन जो हमारी सतलज नदी है वो मानसरोवर झील से निकल के, मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकल के आ रही है, तो वो इंडिया में प्रवेश करेगी, ठीक है। नॉर्मल बात है। अब इंडिया में प्रवेश करेगी तो कहाँ से करेगी? क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपके, इंडिया में प्रवेश करती है तो कहाँ से करती है? तो एक दर्रे से करती है। उसका नाम क्या है? उसका दर्रे का नाम है सिपकीला दर्रा, ठीक है। सिपकीला और रोहतांग दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ पे आपके? दोनों दर्रे आपको हिमाचल में मिलेंगे। तो रोहतांग दर्रे तो आपके कौन कौन से हैं? एक तो आपकी रावी नदी से संबंधित है, दूसरा आपका ब्यास नदी से संबंधित है, ठीक है। और जो सिपकीला दर्रा है किस नदी से संबंधित है? तो ये आपका सतलज से संबंधित है। तो सतलज इसी से प्रवेश करती है, ठीक है, हिमाचल में है आपका। आगे देखिए, तो ये पंजाब के मैदान में प्रवेश कर जाती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। और बात करेंगे पूर्ववर्ती, ठीक है। तो ये पूर्ववर्ती नदी है, यानी पूरब की साइड की नदी है, क्योंकि इससे नीचे फिर आपको जो है सिंधु नदी की कोई भी सहायक नदी नहीं मिलती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि यह भांगड़ नांगल परियोजना की नहर तंत्र का पोषण करती है। तो जो भांगड़ नांगल परियोजना एग्जाम में पूछी जाती है, भांगड़ डैम और नांगल ये दोनों अलग अलग डैम है, आपके अलग अलग बनवाए हुए हैं, ठीक है। तो भांगड़ा नांगल डैम परियोजना जो है आपकी किस नदी पे? तो वो आपकी सतलज नदी पर है। अब देखिए नदी कितनी हो गई आपकी मुख्य। अगर हम पर्वतीय नदियों की बात ना करें तो इसमें क्या है कि आपका 1947 में जो आपका विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो नदियों में भी विवाद रहा होगा भाई। नदियों में तो विवाद रहता है, हो ही जाएगा जब पाकिस्तान और इसका विभाजन हो गया। अब क्या हुआ कि जो हमारा विश्व बैंक है, विश्व बैंक ने एक जो है संधि करवाई। तो वो जो हमारी इंडस वाटर की ट्रीटी थी, यानी जो हमारी जल संधि थी, किस की मतलब सिंधु जल संधि थी, जो हमारी 1960 में हुई सन याद रखिएगा। सन एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु नदी जो है इसकी ट्रीटी या संधि कब हुई? तो आपकी 1960 में हुई, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई। किसने कराई? यानी बिचौलिया कौन था इसमें? तो विश्व बैंक था, यानी वर्ल्ड बैंक था। बिचौलिया का काम वर्ल्ड बैंक ने किया।
और इस ट्रीटी पर साइन किसने किए थे? तो भारत के पीएम थे उस समय पे, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने किए थे। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, तो उन्होंने किए थे। यानी जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने इस ट्रीटी पर साइन किए थे। तो इससे क्या हुआ था कि 3 नदी चली गई थी, मतलब 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा और जो है भारत 3 नदियों का पानी यूज करेगा, यानी 6 नदियाँ हो गई। यानी सबसे अगर बात करेंगे तो हम सिंधु यानी इंडस, फिर हम बात करेंगे झेलम, फिर हम बात करेंगे चिनाब, फिर चिनाब की बात करेंगे हम रावी, रावी की बात करेंगे हम ब्यास, ब्यास की बात करेंगे हम सतलज की बात। ठीक है, तो देखिए इधर पे मैंने, तो देखिए ये रहा आपकी झेलम, चिनाब और इंडस। तो ये तो क्या किसकी होंगी आपकी? पाकिंग यानी पाकिस्तान की। अब हम इसकी बात करेंगे रावी, ब्यास, सतलज, तो ये हो गई आपकी इंडिया की। ठीक है, तो ये 3 नदियों का पानी, इन 3 नदियों का पानी, इन 3 नदियों का पानी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो इन 3 नदियों का रावी, ब्यास, सतलज में जो पानी है बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, तो इसमें भी आपकी और चीज़ें निकल के आई थी। और इधर पे देखिए इंडस और झेलम, चिनाब में पानी आपका बहुत मात्रा में है। ठीक है, तो इसका पानी भी हम थोड़ी बहुत यूज कर सकते हैं, नदियों का पानी, क्योंकि ये जितनी भी नदियाँ हमारे जो है जम्मू कश्मीर से ही निकल के पाकिस्तान में गई हैं, तो इनका भी यूज हम कर सकते हैं। लेकिन उस पर डैम एम बना के उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, उस पानी को हम रोक नहीं सकते कि पाकिस्तान में जाने से इन नदियों का पानी रोक दें, लेकिन इन नदियों का पानी हम रोक सकते हैं क्योंकि पूरी तरीके से हमारी है, रावी, ब्यास, सतलज का। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो है आपका सिंधु की जो इंडस, इसकी इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इसमें कौन कौन सी नदी भारत की हैं, कौन कौन सी नदी पाकिस्तान की हैं। तो ये 3 नदी पाकिस्तान की, 3 नदी भारत की हैं। गंगा नदी तंत्र हम बाद में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ मुझे आपको और समझानी थी कि उसमें हरिके वाली बात हुई थी। हरिके क्षेत्र आपका कौन कौन सा बताया गया था कि हरिके के पास सतलज नदी में मिल जाती है ब्यास नदी। ठीक है, अब आप इसमें मैप में देखिएगा थोड़ा, इसको थोड़ा आप देखिएगा कि जो मैंने आपको सिंधु घाटी की वो सॉरी सिंधु नदी की जो मैंने आपको इंडस वाटर ट्रीटी बताई है, तो ये आपकी सिंधु नदी और ये पूरा आपकी झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का पानी तो पाकिस्तान के लिए है, लेकिन रावी, ब्यास, सतलज का पानी इंडिया। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो देखिए ये सारी नदियाँ जो इतना सारा इसका पानी है पूरा पाकिस्तान में जा रहा है, यानी इंडिया में बहुत कम मात्रा में इसका पानी लेता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के मैदान इससे जो है आपके क्या होते हैं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के मैदान जो है इससे सिंचाई, मतलब ये नदियों की सिंचाई में काम में आते हैं आपके, जो भी आपका इतना दिया हुआ है इस साइड नदियों का पानी। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। अब एक चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी कि इधर पे जो है आपका हरिके हमने देखा था, हरिके यानी ब्यास मिल जाता है किससे, सतलज से, इस स्थान पर, तो उसको हम हरिके कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका एक हरिक्का डैम, हरिक्का डैम। ठीक है, हरिक्का गैराज। ठीक है, हरिक्का गैराज है, हरिक्का डैम, वो हम गंगा नदी में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी जो आपकी चली आती है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अभी जहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो वो फरक्का बैराज यानी फरक्का डैम से ही डिवाइड होती है, और वो 2 नदियाँ उसमें बन जाती हैं। एक बन जाती है आपकी पद्मा और एक बन जाती है आपकी हुगली। ठीक है, एक तो बनती है आपकी पद्मा, एक बनती है हुगली। तो जो हुगली नदी होती है, एक इधर पर देखिए धाराएं आपकी 2 दिख रही हैं, तो देखिए हुगली नदी जो होती है, हुगली नदी तो आपकी वेस्ट बंगाल में चली जाती है गंगा की। ठीक है, गंगा 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, इधर से इधर से, तो एक बनती है आपकी हुगली, एक बनती है पद्मा। ठीक है, 2 नदियां बन गई। तो पद्मा चली जाती है बांग्लादेश में, यानी गंगा को पद्मा नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है, याद रखिएगा। और दूसरी बात देखिए हुगली, तो पश्चिम बंगाल में गंगा को हुगली नदी से जाना जाता है। अब इस साइड चली जाती है, इसमें उधर से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी आके जमुना के नाम से मिलती है, एक धारा बनती है, एक प्रमुख धारा बनेगी। वो जो धारा बनती है उसको हम मेघना कहते हैं। वो मेघना धारा जाके बे बंगाल में गिर जाती है। बस इतनी सी बात है। तो आपको क्या करना है, हरिके और हरिक्का दोनों चीज़ें अलग रखनी हैं। अब चलिए इसको थोड़ा आगे, तो गंगा नदी तंत्र जो है अब हम इसको कल देखेंगे, गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र हम दोनों कल एक साथ देख लेंगे, क्योंकि टाइम आपका 1 घंटा हो चुका है। अब मिलेंगे कल गंगा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।